दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की हॉरर थ्रिलर मूवी ब्रिंग हर बैक को। इस फिल्म ने अपनी सुपरनैचुरल हॉरर, इमोशनल स्टोरी और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर की वजह से लोगों को हैरान कर दिया। IMDb पर इसे 7.5 की शानदार रेटिंग मिली है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डैनी फिलिपो और माइकल फिलिपो ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों फिल्म की शुरुआत एक बेहद अनसेटलिंग सीन से होती है। एक महिला किसी रहस्यमयी अकल्ट रिचुअल को परफॉर्म कर रही होती है। माहौल देखकर ही समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तभी एक अर्धनग्न आदमी उसके पास आता है। अगले ही पल कई लोग उसी रिचुअल का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी ब्रूटल हरकतें साफ बता देती हैं कि इसका कनेक्शन किसी सुपरनेचुरल पावर से है। इसी बीच कैमरा एक लड़की की आंखों पर जूम करता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब हमारी मुलाकात होती है पाइपर से। उसकी नज़र कमज़ोर है, इसलिए उसे चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। वो शांत, मासूम और सबसे अलग रहने वाली लड़की है। कुछ देर बाद उसके बड़े भाई एंडी की एंट्री होती है। उसे देखते ही पाइपर के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। दोनों की बॉन्डिंग बेहद स्ट्रांग है। एंडी हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखता है और पाइपर भी सबसे ज़्यादा भरोसा उसी पर करती है। दोनों घर लौटते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सब कुछ बदल जाता है। एंडी अपने पिता फिल को आवाज़ देता है। वो बाथरूम में होते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाज़ा खुलते ही दोनों की दुनिया टूट जाती है। फिल की मौत हो चुकी होती है। यहीं एक ज़रूरी बात पता चलती है। एंडी और पाइपर सगे भाई बहन नहीं, बल्कि स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया हैं। इसके बाद दोनों एक लीगल काउंसलर से मिलते हैं। वहाँ पता चलता है कि एंडी सिर्फ 17 साल का है, इसलिए वो पाइपर की गार्डियनशिप नहीं ले सकता। तब उन्हें एक महिला लॉरा के पास भेजा जाता है। काउंसलर बताती है कि लॉरा बच्चों की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए अगले 1 साल तक उन्हें उसी के साथ रहना होगा। ये सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा। दोनों लॉरा के घर पहुंचते हैं। लॉरा उनका मुस्कुराकर स्वागत करती है और उनकी एक फ़ोटो भी क्लिक करती है। बातों बातों में वो बताती है, मेरी भी एक बेटी थी, कैथी। पाइपर पूछती है, उसकी डेथ कैसे हुई? ये सुनते ही लॉरा का चेहरा बदल जाता है। वो बस इतना कहती है, वो चली गई, और बात वहीं ख़त्म कर देती है। यही पहली बार एंडी को लॉरा थोड़ी सस्पिशियस लगती है। कुछ देर बाद एंडी घर के पीछे जाता है। वहाँ उसे एक खाली स्विमिंग पूल और एक लड़का दिखाई देता है जो बिल्ली के साथ अजीब तरीके से खेल रहा होता है। पूल की दीवार पर लिखा होता है, कैथी वॉज हियर। यहीं एहसास होता है कि इस पूल का कैथी से गहरा कनेक्शन है। लॉरा बताती है कि उस लड़के का नाम ओलिवर है। उसके माता पिता भी नहीं रहे और पिछले 1 साल से वो इसी घर में रह रहा है। यानी अब इस घर में लॉरा के साथ 3 बच्चे हैं, एंडी, पाइपर और ओलिवर। लेकिन जितना शांत ये घर दिखता है, उतने ही खतरनाक इसके राज हैं। रात होते ही पूरा घर शांत हो जाता है, लेकिन लॉरा और ओलिवर अभी भी जाग रहे होते हैं। लॉरा पुराने VHS प्लेयर पर रहस्यमयी रिचुअल रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है। उधर एंडी की नींद खुलती है। वो देखता है कि लॉरा और ओलिवर एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उसे शक तो होता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता। अगली सुबह एंडी देखता है कि लॉरा बाथरूम के फर्श से खून साफ कर रही है। पूछने पर वो बात टाल देती है। कुछ देर बाद वही लॉरा खाली स्विमिंग पूल के किनारे अकेली बैठी दिखाई देती है। उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी साफ झलक रही होती है। इसके बाद तीनों फिल के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। जब सभी उन्हें आखिरी विदाई दे रहे होते हैं, लॉरा चुपके से फिल के कुछ बाल काट कर अपने पास रख लेती है। वो ऐसा क्यों करती है, इसका जवाब अभी नहीं मिलता। सीन वापस घर पर आता है। ओलिवर अकेला शीशे पर लगातार हाथ मार रहा होता है। उसके हाथों से खून निकलता है, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। उसका बिहेवियर साफ बताता है कि उसके साथ कुछ अननेचुरल हो रहा है। शाम को लॉरा सबका मूड ठीक करने के लिए डिनर रखती है। वहाँ सभी अपना दुख बांटते हैं। लॉरा कैथी को याद करके इमोशनल हो जाती है, जबकि एंडी पहली बार फिल को खोने का दर्द खुलकर बताता है। कुछ पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली हॉरर अब शुरू होता है। रात में लॉरा एक बेहद अजीब काम करती है। वो पहले यूरिन करती है, फिर उसे एक डेड बॉडी पर छिड़क देती है। और दोस्तों, वो किसी और की नहीं, उसकी अपनी बेटी कैथी की डेड बॉडी होती है, जिसे उसने छिपा कर रखा है। इसके बाद वो उसकी फ़ोटो खींचती है और चुपचाप चली जाती है। यहीं समझ आता है कि लॉरा आज तक अपनी बेटी की मौत एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। सीन फिर स्विमिंग पूल पर आता है। लॉरा ओलिवर के घाव साफ करते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और इंतज़ार।
लेकिन तभी पीछे रखी कैथी की डेड बॉडी की आंखें लाल हो जाती हैं। लॉरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उधर एंडी पहली बार ओलिवर से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे एक मैंगो देता है, लेकिन उससे पहले एंडी बाथरूम में जाता है। उसे बचपन से बेड वेटिंग की समस्या रही है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे अपने पिता फिल की खून से लथपथ डेड बॉडी दिखाई देती है। एंडी घबरा जाता है और तुरंत बाहर भाग आता है। उसे लगता है शायद ये सिर्फ ट्रॉमा है, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। अगले दिन एंडी फिर ओलिवर को वही मैंगो देता है, लेकिन अचानक ओलिवर अपना आपा खो देता है। वो खुद को बुरी तरह घायल करने लगता है, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। एंडी तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसे जमीन पर बना एक रहस्यमयी प्रोटेक्टिव सर्कल दिखाई देता है। सबसे चौंकाने वाली बात, ओलिवर उस लाइन को पार ही नहीं कर पाता। तभी लॉरा वहां पहुंचती है और कहती है, इसे इस लाइन के बाहर मत ले जाना, बिल्कुल भी नहीं। अब एंडी का शक और गहरा हो जाता है। उधर लॉरा फिर वही रिचुअल वीडियोस देखकर ओलिवर का इलाज करती है। यानी अब साफ हो जाता है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि ऑकल्ट रिचुअल पर भरोसा है। इसके बाद लॉरा पाइपर को एक कमरे में ले जाती है। वो फिल के अंतिम संस्कार से लाए गए बाल उसके चेहरे के पास रखती है कि इस घर में कुछ बेहद खतरनाक छिपा हुआ है। इसी बीच एंडी फिर बाथरूम में जाता है। इस बार उसे फिल की खून से लथपथ परछाई दिखाई देती है, लाल आंखें और सिर्फ एक वार्निंग, पाइपर बारिश में मर जाएगी। ये सुनते ही एंडी पूरी तरह टूट जाता है। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश आने पर एंडी लॉरा को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बता देता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या एंडी सच में भूत देख रहा है या कोई उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। इसी बीच मौसम बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लॉरा और पाइपर बारिश में भीग रहे होते हैं, लेकिन लॉरा के चेहरे की मुस्कान देखकर लगता है जैसे उसे पाइपर में अपनी मरी हुई बेटी कैथी दिखाई देने लगी हो। यहीं से समझ आता है कि लॉरा अब पाइपर को फॉस्टर चाइल्ड नहीं, बल्कि कैथी की जगह देख रही है। बारिश के बाद लॉरा प्यार से पाइपर को कपड़े पहनाते हुए कहती है, अगर चाहो तो मुझे मॉम भी बुला सकती हो, लेकिन पाइपर साफ मना कर देती है। उसके लिए उसकी फैमिली सिर्फ एंडी है। कुछ देर बाद लॉरा उसे एक बंद कमरे में ले जाती है। वो पाइपर की आंखें बंद करवाकर कहती है, छूकर बताओ ये क्या है। जैसे ही पाइपर उसे छूती है, सच सामने आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई सामान नहीं, बल्कि कैथी की डेड बॉडी होती है, जिसे लॉरा ने फ्रीजर में छिपा रखा है। उसी कमरे के बाहर ओलिवर खामोशी से खड़ा होता है। उसकी लाल आंखें साफ बता रही होती हैं कि इस घर में कुछ बेहद भयावह चल रहा है। रात होते ही लॉरा चुपके से पाइपर के कमरे में जाती है। वो उसे चोट पहुंचाती है और चुपचाप वापस लौट जाती है। अगली सुबह वही उसकी मरहम पट्टी करके मासूम बनने का नाटक करती है। तभी एंडी वहां पहुंच जाता है, लेकिन लॉरा पूरी कहानी पलट देती है। वो पाइपर को यकीन दिला देती है कि उसे चोट लॉरा ने नहीं, बल्कि एंडी ने पहुंचाई है। यहीं पहली बार भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। एंडी गुस्से में लॉरा को धक्का मार देता है, लेकिन पाइपर उसी का साथ देती है। ये देखकर एंडी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। बेबस होकर वो कार लेकर घर छोड़ देता है। और सबसे डरावनी बात, एंडी के जाते ही लॉरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी क्रीपी स्माइल आ जाती है, मानो यही सब उसके प्लान का हिस्सा था। इसके बाद एंडी सीधे उसी लीगल काउंसलर के पास पहुंचता है जिसने लॉरा का नाम फॉस्टर गार्डियन के लिए सजेस्ट किया था। ऑफिस में जाते ही उसकी नज़र एक मिसिंग चाइल्ड पोस्टर पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है कॉनर बर्ड मिसिंग। और दोस्तों, फोटो में दिखाई देने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि ओलिवर होता है। यानी लॉरा ने उसे अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि किडनैप करके अपने पास रखा था। अब एंडी को यकीन हो जाता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो काउंसलर को लॉरा के सारे राज बता देता है, अजीब रिचुअल्स, कैथी की डेड बॉडी और ओलिवर की सच्चाई। शुरुआत में काउंसलर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन एंडी की घबराहट देखकर वो खुद लॉरा के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। उधर लॉरा के घर में ओलिवर का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका होता है। वो किसी जंगली जानवर की तरह लॉरा पर हमला कर देता है। लॉरा किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसके हाथ में गहरी चोट लगती है। इसके बाद ओलिवर लकड़ी, कुर्सियां और घर का सामान तक दांतों से चबाने लगता है। कुछ देर बाद लॉरा उसे पकड़कर वापस लाती है और एक कमरे में बंद कर देती है।
लेकिन हैरानी की बात, ओलिवर खुद जाकर उसी फ्रीजर में घुस जाता है जहां कैथी की डेड बॉडी रखी होती है। इसी दौरान पाइपर बाहर ब्लाइंडफोल्ड गेम खेल रही होती है और उसे अंदर चल रही हॉरर स्टोरी का जरा भी अंदाजा नहीं होता। उधर एंडी और काउंसलर भी घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में एंडी पाइपर को कॉल करता है, लेकिन फोन लॉरा उठाती है। अब लॉरा समझ जाती है कि सच्चाई उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। वो जल्दी जल्दी सारे सबूत छिपाने लगती है। कुछ ही देर बाद काउंसलर घर की तलाशी शुरू करती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र लॉरा के चेहरे पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। वो पूछती है, ये खून कैसे लगा? बस यही लॉरा का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, कैथी वापस आएगी, रिचुअल पूरा होने वाला है। अब काउंसलर समझ जाती है कि लॉरा मानसिक संतुलन खो चुकी है। उधर एंडी उस कमरे तक पहुंच जाता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। ओलिवर कैथी की डेड बॉडी को खा रहा होता है। अब काउंसलर भी ये भयानक सच अपनी आंखों से देख लेती है। दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन तभी लॉरा अपनी कार से पूरी रफ्तार में उन्हें टक्कर मार देती है। इसके बाद वो एंडी का सिर पानी में दबा देती है और यहीं एंडी की मौत हो जाती है। काउंसलर भी इस हमले में मारी जाती है। अब इस घर में सिर्फ 4 लोग बचे हैं, लॉरा, पाइपर, ओलिवर और कैथी की डेड बॉडी। एक तरफ लॉरा पागलपन की हद पार कर चुकी है, दूसरी तरफ ओलिवर किसी शैतानी प्राणी जैसा बन चुका है और पाइपर अब भी सच्चाई से अनजान है। यहीं से फिल्म अपने फाइनल फेज में प्रवेश करती है। लॉरा सीधे स्पोर्ट्स क्लब पहुंचती है और पाइपर को बहाने से वापस घर ले आती है। घर पहुंचते ही पाइपर पूछती है, एंडी कहाँ है? लेकिन लॉरा कोई जवाब नहीं देती। तभी पाइपर को हवा में खून की गंध महसूस होती है। उसी समय एक मोबाइल की रिंगटोन बजती है। असल में वो काउंसलर का फोन होता है, लेकिन लॉरा झूठ बोलती है, मैंने अपना रिंगटोन बदल लिया है। अब पाइपर का शक बढ़ने लगता है। वो गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। लॉरा उसे रोकती है, लेकिन पाइपर नहीं रुकती। अचानक उसके हाथ किसी इंसान के शरीर से टकराते हैं। कपड़ों को छूते ही उसे एहसास हो जाता है ये उसके भाई एंडी की डेड बॉडी है। ये सच सामने आते ही पाइपर पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली विलन लॉरा ही है। वो भागने की कोशिश करती है। अब लॉरा अपना आखिरी रिचुअल शुरू करती है। वो बताती है उसने एक डीमन से समझौता किया था। वही डीमन अभी ओलिवर के अंदर है और कैथी को वापस लाने के लिए पाइपर की बलि जरूरी है। लॉरा पाइपर को घसीटते हुए उसी स्विमिंग पूल तक ले जाती है जहां सालों पहले कैथी की मौत हुई थी। ओलिवर भी अपने राक्षसी रूप में पूल के अंदर उतर जाता है। लॉरा पाइपर का सिर पानी में डुबो देती है, लेकिन तभी पाइपर पूरी ताकत से सिर्फ एक शब्द बोलती है, माँ। बस यही एक शब्द लॉरा के अंदर दब चुकी ममता को जगा देता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो पाइपर को छोड़ देती है। यही फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। लॉरा रोते हुए मान लेती है कि कैथी अब कभी वापस नहीं आएगी। उधर पाइपर किसी तरह भाग निकलती है। ओलिवर उसका पीछा करता है, लेकिन रिचुअल बाउंड्री पार करते ही उसकी नज़र पुराने मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है, कॉनर बर्ड मिसिंग। यहीं उसे अपनी असली पहचान याद आने लगती है। उधर पाइपर सड़क तक पहुंच जाती है। लोग उसकी मदद करते हैं और उसे सुरक्षित ले जाते हैं। इसी दौरान पुलिस भी लॉरा के घर पहुंचकर ओलिवर को रेस्क्यू कर लेती है। उधर लॉरा आखिरी बार कैथी की डेड बॉडी को गले लगाती है। अब वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो मान लेती है अब कैथी कभी वापस नहीं आएगी। आखिरी सीन में पुलिस स्विमिंग पूल तक पहुंचती है, जहां लॉरा कैथी की डेड बॉडी को अपनी बाहों में लिए बैठी होती है। और दोस्तों, आखिरी सीन में हम पाइपर को एक गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं। उसके हाथ में एक ऑडियो रिकॉर्डर होता है, जिसमें उसके भाई एंडी की आखिरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। एंडी कहता है, पाइपर, मुझे पता है शायद तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। और याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये आवाज़ सुनते ही पाइपर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसी दर्द भरे इमोशनल मोमेंट के साथ ब्रिंग हर बैक मूवी की कहानी यहीं एंड हो जाती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग, हिडन डिटेल्स और उन थ्योरीज की जिन्हें शायद आपने पहली बार फिल्म देखते समय नोटिस ही नहीं किया होगा। सबसे पहले समझिए कि ब्रिंग हर बैक सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी नहीं है। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपनी बेटी कैथी को खोने का दर्द कभी स्वीकार नहीं कर पाती। यही दर्द धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा डीमन बन जाता है।
इसी जुनून में वो एक खतरनाक ऑकल्ट रिजरेक्शन रिचुअल शुरू करती है। फिल्म इसका नाम नहीं बताती, लेकिन पूरे मूवी में मिले क्लूज बताते हैं कि ये नेक्रोमेंसी यानी मरे हुए इंसान को वापस लाने वाला फोरबिडन रिचुअल था। इसलिए लॉरा फिल के बाल छिपा कर रखती है, कैथी की डेड बॉडी को फ्रीजर में सुरक्षित रखती है, बार बार पुरानी VHS टेप देखती है और ओलिवर को उस रिचुअल का वेसल बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, लारा को ये रिचुअल सिखाया किसने? तो मेरे नज़र में सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि वही पुरानी VHS टेप ही उसकी गुरु थी। लॉरा हर रिचुअल को बार बार देखती है, उसे समझती है और फिर बिल्कुल वैसा ही दोहराती है। यानी उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि एक शापित ऑकल्ट रिकॉर्डिंग से सीखना शुरू किया। हो सकता है कि ये टेप किसी पुराने कल्ट की हो जो रेजरेक्शन रिचुअल करता था। अब बात करते हैं ओलिवर की। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि उसका असली नाम कॉनर बर्ड था, यानी वो लॉरा का बेटा नहीं बल्कि एक मिसिंग चाइल्ड था जिसे रिचुअल के लिए किडनैप किया गया। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता गया, कॉनर बर्ड की पहचान खत्म होती गई और उसके अंदर का इंसान भी मरने लगा। शायद इसी वजह से उसे दर्द महसूस नहीं होता। वो डेड बॉडी खाता है और उसका व्यवहार किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि डिमोनिक होस्ट जैसा हो जाता है। अब डीमन की बात करें तो फिल्म उसका नाम कभी रिवील नहीं करती। यही इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हो सकता है कि कोई एंशिएंट डीमन लॉरा के दुख का फायदा उठा रहा हो, लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि असली डीमन कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि लॉरा का ग्रीफ ही था। यही वजह है कि फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर भी बन जाती है। घर के बाहर बनी हुई रिचुअल बाउंड्री सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि एक कंटेनमेंट सर्कल था जो उस अंधेरी शक्ति को घर के अंदर बांध कर रखने के लिए बनाया गया था। इसलिए ओलिवर उसे पार नहीं कर पाता, लेकिन एंड में उसका उस बाउंड्री को क्रॉस करना इस बात का संकेत है। एक बात शायद आपने नोटिस की होगी कि फिल्म में एंडी को बार बार अपने पिता फिल का साया दिखाई देता है, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से वो फिल की असली आत्मा नहीं थी बल्कि वही डिमोनिक एंटिटी जो लॉरा के रिचुअल से जुड़ी हुई थी, एंडी को डराने और मेंटल प्रेशर में डालने के लिए उसके पिता का रूप ले रही थी ताकि एंडी सच्चाई तक न पहुंच पाए और रिचुअल बिना किसी रुकावट के पूरा। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सिंबॉलिज्म है। असल विलन कोई डीमन नहीं था बल्कि अपनों को खोने के बाद उन्हें किसी भी कीमत पर वापस पाने की जिद थी। लॉरा शैतान से नहीं हारी, वो अपने ग्रीफ से हार गई। तो दोस्तों, आपको ब्रिंग हर बैक मूवी कैसी लगी? आपकी नज़र में असली डीमन कौन था? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज़ की सबसे दमदार एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।